बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। Pharmacognosy of the first year pharmacy technician by lecturer Dr. Mara Javed from Shahrukh Alam College of Health Sciences, Multan. Chapter Hypersensitivity, and the topic was type of hypersensitivity. हम hypersensitivity की टाइप्स लास्ट वीक पढ़ रहे थे एंड हमने कौन कौन सी टाइप्स कवर की हैं। हमारे पास 4 ग्रुप क्लासिफिकेशन थी हाइपरसेंसिटिविटी टाइप्स की। कोम्स एंड जेल क्लासिफिकेशन में इमीडिएट हाइपरसेंसिटिविटी आया, साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडी डिपेंडेंट हाइपरसेंसिटिविटी, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज। These 3 have been covered and today we will discuss cell mediated hypersensitivity. ठीक है, सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी क्या होता है? दिस इज द टेबल टाइप 4। इसमें मेडिएटर कौन है, यानी कि सेल को मेडिएट कौन से कर रहे हैं, वो है टी सेल मेडिएटर्स। ठीक है, दिस इज द सेल एंड दिस इज the this is the receptor T cell and this one is the allergen। ठीक है, ये साइटोकाइंस बना रही है। इसका ऑनसेट डेज टू वीक्स है। एग्जाम्पल इज रैश एंड SJS। ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल है कि इससे क्या क्या बीमारी हो सकती है। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन दिनों से हफ्तों का होता है और इसका मेडिएटर है टी सेल मेडिएटर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी। सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट, ये एंटीबॉडी पे इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, जबकि हमने टाइप 2 देखी थी, ये एंटीबॉडी पे डिपेंडेंट करती है। ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं इसे? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मेडिएटर इसका कौन सा सेल होता है? टी सेल्स होते हैं। जबकि टाइप 1 को मेडिएट कौन सा कर रहा है? IgE रिसेप्टर। टाइप 2 को कौन कर रहा है? IgM और IgG रिसेप्टर्स। जबकि टाइप 3 को कौन मेडिएट कर रहा है? IgG मेडिएटर्स। जबकि टाइप 4 को कौन मेडिएट कर रहा है? टी सेल्स। 4th टाइप इज सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी। ये सेल के थ्रू मेडिएट करती है और हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन बॉडी के अंदर कॉज करती है। सेल मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी क्या होता है? Because it takes a day or 2 for the T cells to stimulate following exposure to the antigen. These responses are called delayed type hypersensitivities. इस जो रिएक्शन है इसको हम डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटीज भी कहते हैं, क्योंकि इसे दिन या हफ्ते लग जाते हैं उस बीमारी को अपीयर होने के लिए। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे कहा है ऑथर ने कि ये इसको डेज या फिर 1 दिन या फिर 2 दिन लगते हैं टी सेल्स के लिए। टी सेल्स हमारे बॉडी में बहुत टाइप ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो डिफरेंट वर्क बॉडी में कर रहे हैं। जैसे IgG मेडिएटर्स थे, IgG मेडिएटर्स थे, IgM मेडिएटर्स थे। इसी तरह टी सेल्स, बी सेल्स ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो एंटीजेंस के खिलाफ काम कर रहे होते हैं, उन्हें या फिर स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है? टी सेल्स की बात की जा रही है। ठीक है, ये जो सेल्स हैं ये जो एक्सपोजर होता है एंटीजेंस के खिलाफ उनको स्टिमुलेट करते हैं, उनके एक्सपोजर को बढ़ाते हैं, उनको स्टिमुलेशन में उनकी हेल्प करते हैं ये टी सेल्स। ठीक है, इसलिए हम इन्हें डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी इस सेक्शन को कहते हैं। सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटीज कैन अकर विद द एक्सट्रिंसिक एंटीजेंस और विद द इंट्रिंसिक internal antigens.
जो सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है वो एक्सटर्नल एंटीजेंस की वजह से भी हो सकता है। एंटीजेंस कौन से होते हैं? फॉरेन पार्टिकल, जो बाहर से, एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहर से कोई भी पार्टिकल आपकी बॉडी के अंदर आए और रिएक्शन प्रोड्यूस करे, ठीक है, वो कौन से होते हैं? एक्सट्रिंसिक एंटीजेंस। और विद द इंटरनल एंटीजेंस, इंटरनल यानी कि सेल्फ, यानी कि बॉडी खुद ब खुद ही उस एबिलिटी को लूज करना शुरू हो जाती है, फॉरेन पार्टिकल्स बनाना शुरू हो जाती है। जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो अपनी एबिलिटी को खोने लग जाती है और वो एंटीबॉडीज़ की बजाय एंटीजेंस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? इंटरनली हमारी बॉडी में वो एंटीजेंस बन रहे होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इंटरनल एंटीजेंस, ठीक है। एक्सटर्नल एंटीजेंस, एक्सट्रिंसिक एंटीजेंस कौन से होते हैं? द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सेल मेडिएटर हाइपर सेंसिटिविटी टू एक्सटर्नल एंटीजेंस इज कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस because it is caused in some people where their skin is exposed to a chemical to which they are allergic. एक्सट्रिंसिक एंटीजेंस कहाँ से आते हैं? जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी की एक्सट्रिंसिक एंटीजेंस को लेकर, वो है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, यानी कि एलर्जी हो जाना स्किन के ऊपर, किसी भी पोलन से या कोई भी केमिकल रिएक्शन हो जाना जिस्म के ऊपर, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहलाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे पीपल जो हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, उनकी जो स्किन है सर्टन केमिकल, लाइक मोस्टली लेडीज़ जो हैं वो क्या लगाती हैं? केमिकल वाली मेहंदी लगाती हैं। आपने देखा होगा कौन मेहंदी हो गई, तो वो अपने जब हाथों पे, आपने सुना होगा कि एलर्जिक रिएक्शन उन्हें हो जाता है, हाथ फूल हो जाते हैं, रेड पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या होता है? वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है कि कोई भी पर्सन अगर किसी भी तरह के केमिकल एक्सपोजर की वजह से एक्सटर्नल एंटीजेंस जो हैं वो बॉडी पे हमलावर हो रहे हैं, तो उसे हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कर रहे हैं। और उन केमिकल के ख़िलाफ़ वो जो पर्सन है वो हो सकता है वो एलर्जिक हो, ठीक है। ये एक्सट्रिंसिक एंटीजेंस में आ जाता है, यानी कि ये फॉरेन पार्टिकल से हमने कोई केमिकल हमारे कांटेक्ट में आया है तो वो एंटीजेंस हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हुए हैं, जिन्होंने एलर्जिक रिएक्शन बॉडी के अंदर जाकर कॉज किया है। सब एग्जांपल्स, इसमें एग्जांपल्स कौन सी आ जाती है एक्सट्रिंसिक में? द कैटिकोल्स फाउंड इन पॉइजन आइवी, कैटिकोल्स हो सकते हैं कुछ जो पॉइजन आइवी के अंदर प्रेजेंट होता है, पॉइजन ओक भी हो सकता है जो जिसके कांटेक्ट में आने के बाद, उस केमिकल के कांटेक्ट में आने के बाद वो एलर्जी प्रोड्यूस करे। निकल ऑफन यूज्ड इन ज्वेलरी, अक्सर लोगों को निकल से भी एलर्जी हो सकती है, जो हमने पीछे पढ़ा था कॉन्टैक्टेड एलर्जेंस, ठीक है। कोई भी हमने ज्वेलरी पहनी हो, किसी को डॉग से हो एलर्जी हो जाती है, किसी को किसी केमिकल्स के थ्रू के एलर्जी हो सकती है, किसी को किसी फूड की वजह से भी एलर्जी हो सकती है। निकल की वजह से एलर्जी हो सकती है जो कि ज्वेलरी में आइटम यूज़ होता है। डाइज, कुछ डाइज ऐसे होती हैं जो एलर्जी कॉज कर देती हैं। इन सम आर दी ऑर्गेनिक केमिकल्स जो कि किसी भी इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, लाइक पीनट्स, कोई भी, या फिर उनका ऑयल, पीनट ऑयल से भी अक्सर लोगों को एलर्जी हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो एलर्जी की रिएक्शन कॉज करते हैं और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का सबब वो एलर्जन हमें बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस करता है। दिस वॉज एक्सट्रिंसिक एंटीजेंस जो कौन सी बीमारी कॉज कर रहे हैं? कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। अगर वो कोई भी एक्सपोजर होता है उसका किसी भी केमिकल के साथ जो कि एलर्जिक प्रोड्यूस हो करता है, वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? कैटिकल्स हो सकती हैं, निकल हो सकती है, डाइस हो सकती हैं, या फिर ऑर्गेनिक केमिकल्स हो सकते हैं जो हम कोई भी इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज द इंट्रिंसिक एंटीजेंस। इंट्रिंसिक एंटीजेंस यानी कि सेल्फ
एंटीजेंस जो बॉडी खुद ऑटो इम्यून जो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है और खुद कुछ ऐसे पार्टिकल्स प्रोड्यूस करती है जो बीमारी का सबब बनते हैं। सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटीज टू सेल्फ कॉज ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे कि हमारा डायबिटीज़ हो गई या फिर स्क्लेरोसिस हो गया, ये कौन सा किसकी वजह से होता है? जो हमारी बॉडी है वो अपनी ही बॉडी ऑर्गन्स के ख़िलाफ़ रिएक्शन कर रही होती है, एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस कर रही होती है, हाइपर सेंसिटिविटी प्रोड्यूस कर रही होती है। वो क्या कॉज कर रही होती है? ऑटो इम्यून डिजीज़ कॉज कर रही होती है। फॉर एग्जांपल टाइप 1 डायबिटीज़ मिलिटस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, या फिर वो कोई भी अगर ऑर्गन उसकी बॉडी के अंदर लगाया गया है और उसको वो रिजेक्ट कर रही है, एंटीजेंस प्रोड्यूस कर रही है, तो वो भी ऑटो इम्यून में आ जाएगा कि जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर रहा है, कबूल नहीं कर रहा। ठीक है, नाउ वी विल सी एट द टाइप 1 डायबिटीज़ मिलिटस। वो किस वजह से कॉज होती है, किस तरह होती है? Type 1 diabetes mellitus. In this disease, T cells initiate the destruction of the insulin-producing beta cells of the islets of Langerhans in the pancreas. जो हमने बहुत कॉमन सुना है कि जो हमारा पित्ता है, पेनक्रियास है, वो क्या कर रहा होता है? वो बीटा सेल यानी कि इंसुलिन प्रोड्यूस इनफ अमाउंट में नहीं कर रहा होता, जो कि डायबिटीज़ का सबब बनता है कॉमन वर्ड्स में। इन दिस डिजीज़, लेकिन जो इसका है क्यों नहीं होता, किस वजह से नहीं पेनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा होता और डायबिटीज़ का होने का सबब बनता है, वो किस वजह से होता है? जो टी सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी में मेडिएटर्स हैं, टी सेल्स, वो इनिशिएट करते हैं डिस्ट्रक्शन, वो डिस्ट्रक्शन करना शुरू कर देते हैं किस चीज़ की? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स। जो टी सेल्स हैं हमारी बॉडी में, कौन इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है? सेल्स, बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो टी सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाते हैं बीटा सेल्स को, जो इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिस्म के अंदर। बीटा सेल्स को किसके? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जो पेनक्रियास में प्रेजेंट होता है, उसमें उसके जो बीटा सेल्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। कौन डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं? टी सेल्स डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो इंसुलिन है की प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है या फिर कभी कभार रुक जाती है, जो टाइप 2 में आ जाता है कि बिल्कुल भी इंसुलिन बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। या फिर टाइप 1 में क्या है कि इंसुलिन जो सेल इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो इंसुलिन की प्रोडक्शन है वो लेस हो जाती है। द चीफ कल्प्रिट्स आर CD8 प्लस साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स। उन्होंने कहा है जो चीफ कल्प्रिट्स हैं, जो मुजरिम हैं इन सब के, वो कौन से हैं? CD8 साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, आल्सो बाय द CD4 हेल्पर टी लिम्फ सेल्स ऑफ द TH1। जो चीफ कल्प्रिट्स हैं यानी कि जो चीफ मुलजिमान हैं, जो इन टी सेल्स को बढ़ावा देते हैं और डिस्ट्रक्शन करते हैं बीटा सेल्स की, जो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, वो कौन से हैं? CD8 साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, CD4 प्लस हेल्पर टी सेल्स ऑफ द TH1। ये कौन जो लिम्फोसाइट्स हैं ये क्या कर रहे होते हैं? टी सेल्स को बढ़ावा दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो टी सेल्स है वो डिस्ट्रक्शन कर रहा होता है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स की, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? टी सेल्स इनिशिएट्स एन अटैक दैट डिस्ट्रॉयज द माइलिन शीट ऑफ न्यूरॉन्स। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या है? इसमें मेडिएटर कौन है, रिसेप्टर कौन सा है जो बीमारी बढ़ा रहा है? वो है टी सेल्स। जो टी सेल्स हैं ये अटैक करते हैं
न्यूरॉन्स की जो माइलिन शीट बनी होती है उसके ऊपर अटैक करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं इस न्यूरॉन्स की माइलिन शीट को। इन द नेक्स्ट पिक्चर इट इज शोन दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन एंड यहाँ पे जो माइलिन शीट है इसकी न्यूरॉन के जो टी सेल्स हैं इस न्यूरॉन की जो माइलिन शीट है इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रेन का न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स ही हमारे बॉडी में के अंदर ब्रेन के अंदर सिग्नल्स लेके जा रहे होते हैं ना। जब इसकी जो माइलिन शीट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो जो ब्रेन है उसको सिग्नल्स लेके जाने में मुश्किल पेश आएगी न्यूरॉन को, जिसकी वजह से मल्टीपल स्क्लेरोसिस का खतरा पैदा हो जाता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो मेन सिम्टम्स हैं यहाँ पे क्या क्या बताए गए हैं। सेंट्रल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, फैटीग हो सकती है, थकावट महसूस होना, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकता है, डिप्रेशन में पर्सन जा सकता है, अनस्टेबल मूड यानी कि जो मूड है वो अच्छा नहीं रहता, विजुअल यानी कि आइज प्रॉब्लम क्या हो सकती है, निस्टैग्मस, ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकता है, डिप्लोपिया हो सकता है, स्पीच में यानी कि बोलने में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, डिसर्टीना हो सकता है, थ्रोट में डिस्निया हो सकता है, मस्कुलर स्केलेटन में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वीकनेस हो सकती है, जो फट्टे हैं आपके जिस्म के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, स्पाम हो जाता है यानी कि थकावट और अक्सर लोगों को अकड़ जाता है जिस्म, अटैक्सिया हो सकता है, सेंसेशन यानी कि फीलिंग किन किन चीज़ों की बॉडी पे होने शुरू होती है, पेन होने लग जाता है, बॉडी पेन स्टार्ट हो जाते हैं, हाइपोथीसियासिस होने लग जाता है, पैराथीसियासिस बॉडी में अकर हो जाता है, बाउल में यानी कि जो इंटेस्टाइन है वो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाता है अक्सर लोगों को, यूरिनरी में क्या है इनकॉन्स्टिनेंस यानी कि यूरिनरी ब्लैडर है वो आपको सही नहीं आता, यूरिया फ्रीक्वेंसी और रिटेंशन रहती है यूरिया की। ये हमारे पास मेन सिम्टम्स थे मल्टीपल स्क्लेरोसिस के। थैंक यू सो मच।